Hi guys. Hi everyone. Good evening. Hi. Who? Nice. So hi everyone. I am Vibhor, associated with InstaSolve as physics expert. So our today's topic is good evening. Very good evening to you. Our today's topic is most important books for JEE Main and Advanced to get 99.5 percentile, right? तो इसमें हम थोड़ी नीट की बुक्स भी ऐड करेंगे और नीट के लिए भी इसमें आज कंटेंट है। तो JEE मेन, एडवांस और नीट तीनों एग्जाम्स के लिए कंटेंट मिलेगा इसमें, राइट? थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में भी रहता था जब हम लोग प्रिपेयर करते थे, तो मैंने भी बाकी एक्सपर्ट से डिस्कस किया और मेरे जितने फ्रेंड्स वगैरह थे तो सब लोग यही हमेशा गूगल करते रहते थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स। तो कौन सी बुक्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, क्या पढ़ सकते हैं। एक मिनट, तो हम लोग भी इसमें क्वेश्चंस से बहुत उलझते रहते थे बच्चों, हमको भी समझ नहीं आता था। एक्चुअली जब भी नेट पे हम सर्च करते हैं तो हमको एक लिस्ट ऑफ बुक्स मिलती है, बहुत सारी बुक्स आ जाती है उसमें, कम से कम 10-15 बुक्स आ जाती हैं एक एक सब्जेक्ट की, ठीक है। तो जैसे ही गूगल पे जाते हैं तो देखो बच्चों एक पूरी लिस्ट दिखेगी आपको बुक्स की। तो यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए 10-12 बुक्स आ जाती हैं, फिज़िक्स के लिए 10-12 बुक्स आ जाती है और मैथ्स के लिए भी 10-12 बुक्स आ जाती है। तो इसमें क्या हो जाता है बच्चों, फाइनली हम क्या हो जाते हैं, इसमें हम लोग लॉस्ट हो जाते हैं। क्यों? फिर समझ नहीं आता, फिर लॉस्ट हो जाते हैं, हमारा मोटिव भी खो जाता है और समझ नहीं आता कौन सी बुक खरीदें कौन सी रखें। क्लियर है? और इतनी सारी बुक्स हो जाती हैं, किस में थ्योरी पार्ट अच्छा है, किस में ऑब्जेक्टिव पार्ट अच्छा है, किस में सब्जेक्टिव ज़्यादा अच्छा है, कुछ पूरा कन्फ्यूजन हो जाता है, राइट? तो इस कन्फ्यूजन को आज हम दूर करेंगे। सारे ही सब्जेक्ट का कंटेंट मैंने लिया है बाकी एक्सपर्ट से भी डिस्कशन करके, तो हमने एक ओवरऑल यहाँ पे मैटर आपके लिए सिलेक्ट किया है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो केमिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। केमिस्ट्री में बच्चों देखो, सबसे पहले तो ये एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चाहे वो इवन केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स, लेकिन एनसीईआरटी किस में कितनी हेल्पफुल होती है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी नो डाउट आपकी बहुत ही अच्छी है और साथ में अब जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है 11th और 12th दोनों ग्रेड के लिए। और इनऑर्गेनिक में भी केमिस्ट्री में कोई डाउट नहीं है, नो डाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बिल्कुल वहीं से पढ़नी है, एनसीईआरटी से ही पढ़नी है एक एक लाइन, बिकॉज जेई मेन हो चाहे एडवांस हो, डायरेक्ट क्वेश्चंस वहाँ से उठ के आ जाते हैं एनसीईआरटी से, एग्जैक्ट लाइन टू लाइन पैटर्न आपको दिखेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, देखो आप बच्चों जहाँ भी पढ़ रहे हो, कहीं भी आप पढ़ रहे हो, आप स्कूल में पढ़ते हो, आप अपने नोट्स बनाते हो, उसमें नोट्स और जो मॉड्यूल्स आपको मिलते हैं वो तो नो डाउट अच्छे ही होते हैं, ठीक है, वो आपको करने ही करने हैं। आपको नोट्स और मॉड्यूल्स और एनसीईआरटी ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। उसके बाद अगर किसी टॉपिक में आपको पर्टिकुलरली समझ में नहीं आ रहा है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, तो इसमें क्या है कि आपको नोट्स मिल गए, मॉड्यूल्स मिल गए, अब बच्चे को एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है अपना। तो एक्स्ट्रा एफर्ट कहाँ से मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? ये है MS चौहान बुक, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं और इतनी अच्छी है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा MS चौहान में। उसके बाद अगर आपको और ज़्यादा इसमें डिटेल्ड में स्टडी करनी है तो आप फिर इस मैकेनिज्म वाली बुक में जा सकते हो जो पीटर साइक्स से है, ठीक है। ये बहुत फेमस बुक है, गाइड बुक टू मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप साथ के साथ, जिससे कि आपको बिल्कुल याद रहे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमारा मटेरियल ये वाला हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं केमिस्ट्री में। जैसे कि केमिस्ट्री बाइफरकेटेड है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में, तो नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं ऑर्गेनिक के बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अगेन यहाँ पे बच्चों एनसीईआरटी तो है ही, आप जानते हैं,
इट इज़ लाइक आ मंदिर का हलवा जो होता है बिल्कुल आपको जो खाना ही होता है। तो एनसीईआरटी वैसा है आपके लिए, एनसीईआरटी तो आपको करना ही करना है, ठीक है। फिर से नोट्स एंड मॉड्यूल्स आपके आ जाते हैं यहाँ पे, राइट। उसके बाद देखो इनऑर्गेनिक में क्या होता है, कई बार एक्सेप्शंस होते हैं। अब वो एक्सेप्शन के पीछे का रीज़न आपको जानना होता है, तो कई बार नहीं आपको नहीं समझ आता है कि कहाँ गया वो रीज़न। तो उसमें क्या है कि एक जेडी ली आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट बुक है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक का जो भी पार्ट आपको कन्फ्यूजन है वो सारा का सारा कन्फ्यूजन जेडी ली से दूर होगा। लेकिन ये वाली बुक ऐसी है जो आपको अभी बचपन में आप पढ़ते हो 11th-12th में, आपको इनिशियली फेज़ में बहुत हार्ड लगेगी, आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी। लेकिन ये बुक अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है, आपने यहाँ से पढ़ा नहीं समझ आ रहा है, तो आप अपने रेस्पेक्टिव मेंटर्स के पास जाइए, एक्सपर्ट्स के पास जाइए, अपने टीचर से पूछिए कि सर ये वाला इस टॉपिक में डाउट है। आपने पैराग्राफ दिखा दिया तो आपका टीचर आपको पढ़ के उस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। क्लियर है। तो ये जेडीली बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो प्रॉब्लम्स आपको करनी है, मेन तो प्रॉब्लम्स है, आपको नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ज़्यादा करनी है, राइट। तो प्रॉब्लम्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हो जाएगी यहाँ से वीके जायसवाल से, ठीक है। तो ये बुक है। आप ऐसा नहीं है कि आपने देखो बच्चों स्टडी पढ़ाई करने का एक तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि आपने बुक्स पूरी इकट्ठी करके रख ली हैं। आपको ये पढ़ने में ही 2 साल निकल जाएंगे अगर आप प्रॉपर जेडी ली और एनसीईआरटी फिर बाकी बुक्स हैं अमेज़न ये सारी आप करोगे ना, 2 साल तो आपके वैसे ही निकल जाएंगे। तो फिज़िक्स मैथ्स या बायो जिसको भी पढ़नी है रेस्पेक्टिव जिसने सब्जेक्ट लिया हुआ है, तो उसमें आपका पूरा 2 ईयर चले जाएंगे। तो इसको पढ़ने के तरीके होते हैं। देखो एनसीईआरटी तो आपको साथ साथ पढ़नी है, जैसा जैसा आपका सिलेबस पैरेलल चल रहा है वैसे ही एनसीईआरटी पढ़नी है। उसके साथ अगर आपको डाउट आता है तब डाउट के लिए आपको इन बुक्स की तरफ जाना है, ठीक है। और प्रॉब्लम की बात आई तो प्रॉब्लम्स के लिए तो बुक आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि वही मेन चीज़ है, उसी में आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ज़्यादा करोगे उतना ही आप उस सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करते जाओगे, ठीक है। ले लिया, बुक ले लिया आपने ये वाली, ठीक है, फैंटास्टिक सर। सर नीट के बुक, हाँ नीट के लिए भी है बेटा। ये जो मैं केमिस्ट्री वाला पार्ट बता रहा हूँ ये मेंस, एडवांस और नीट ये वाला तीनों के लिए कॉमन है, ठीक है। फिजिक्स में मैं अलग से बताऊंगा कि नीट के लिए कौन सी बुक प्रेफर करनी है और जेई मेन और एडवांस के लिए कौन सी बुक प्रेफर करनी है, ठीक है। तो केमिस्ट्री इज़ लाइक अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो केमिस्ट्री आपको सिलेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, कि आपको जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो, वेदर इट इज़ नीट और वेदर इट इज़ जेई मेन्स और एडवांस, इट इज़ गोइंग टू हेल्प इन योर सिलेक्शन, राइट। ये आपको एक स्टेप देगा कि आप सेलेक्ट हो गए। लेकिन आपकी जो रैंक इम्प्रूवमेंट वाली चीज़ है वो आपकी मैथ्स से आती है और फिज़िक्स से आती है, ठीक। तो मैथ अब जैसे नीट के लिए है तो आपकी फ़िज़िक्स स्ट्रांग होनी चाहिए अगर आपको रैंक अच्छी लेके आनी है, राइट। और अगर आप जेई मेन और एडवांस के लिए जा रहे हो तो आपकी मैथमेटिक्स इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपकी रैंक वो इम्प्रूव करेगी वहाँ पे। तो जो कंपटीशन ऊपर वाली लेयर्स में होता है, अब से लेट से टॉप 1000 और टॉप 1500 स्टूडेंट्स में, वो रैंक के लिए होता है। उन सबके पास नॉलेज सेम होती है बच्चों, बस वहाँ पे मैटर ये करता है कि उस समय आपके पेपर के 3 घंटे में आपका माइंड कैसा वर्क कर रहा है, आप स्मार्टली कर पा रहे हो चीज़ों को या नहीं। क्लियर है। तो इस चीज़ का बहुत मैटर करता है। जेई एडवांस की केमिस्ट्री बहुत मुश्किल होती है। मुश्किल चीज़ें तब होती हैं बेटा जब हमने पढ़ा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा मुश्किल या इजी कुछ नहीं होता है। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ ली कि मुझे 6 सिग्मा के बारे में बताइए, अब आपको 6 सिग्मा के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो आपके लिए ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, टफ। अगर मैंने उसके लिए पढ़ रखा है 6 सिग्मा के बारे में कि क्या होता है ये, तो मेरे लिए वो चीज़ आसान है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है डिफ़िकल्ट और ईजी सब्जेक्ट, ईजी में, कि डिफ़िकल्ट और ईजी तब चीज़ें लगती हैं जब हमने पढ़ा नहीं होता है कुछ, ठीक। तो अगर आप एक बार कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल पढ़ते जाओगे स्टेप बाय स्टेप तो आपके लिए कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा। और हो सकता है कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम हो जाते हैं कि हम वहाँ पे सोच ही नहीं पा रहे हैं, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। उस क्वेश्चन पे ईगो पे नहीं लेना है कि मुझे आज ये सॉल्व करके ही जाना है। वहाँ पे आपने ईगो पे लिया तो बाकी बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे, ठीक है। सर आई एम न्यू टू वेयर, इंस्टा सॉल्व पे न्यू है आप,
यू आर मोस्ट वेलकम हेयर। हाय एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अगेन फिजिकल केमिस्ट्री के लिए वही बात मैं फिर से कहूँगा कि एनसीईआरटी नोट्स मॉड्यूल ये तो कॉमन है सबके लिए कि दिस यू हैव टू फॉलो, राइट। आफ्टर दैट यू हैव टू फॉलो फॉर प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री यू कैन फॉलो अवस्थी, नरेंद्र अवस्थी। ये जो बुक आती है बहुत ही सही बुक है, इसमें प्रॉब्लम्स आपको मल्टीपल मिलेंगी और हर वैरायटी के प्रॉब्लम्स है फिजिकल केमिस्ट्री पे, ठीक है। तो इस आप ये ले सकते हो। उसके बाद ये टेक्स्ट बुक है फिजिकल केमिस्ट्री की, ओपी टंडन और डॉक्टर एएस सिंह। तो ओपी टंडन जैसा आपको भी पता ही होगा, ये बहुत ही फेमस बुक है ये फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। तो अगर आपको जैसे थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं समझ आ रही कहीं पे, तो आप क्या कर सकते हो, फिर आप इस टेक्स्ट बुक पे जाओ, ठीक है। फिर उसमें आप पढ़ लो एक बार डीपली। ऐसा नहीं है कि आपने बुक ले ली और पहले पेज से एकदम पढ़ रहे हैं वो निकल गया वहाँ पे। हमारे 6 महीने निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। फिर आप सोचोगे अरे ये क्या हो गया, अचानक से पेपर आ जाएगा पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो मेन चीज़ है कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। क्लास में अटेंटिव रहो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्लास में अटेंटिव रहो। डेली आपको रिवीजन करना है और डेली एटलीस्ट अगर आप 20 प्रॉब्लम्स भी लगा लेंगे जो भी आपने पढ़ा है, तो भी आप उन स्पेशल बच्चों की कैटेगरी में आ जाएंगे जो इंडिया में सिलेक्ट होते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वेदर आईआईटी में या फिर नीट में, जहाँ पे भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं आप उसकी लिस्ट में आ जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिजिकल केमिस्ट्री की बुक्स का। सर रैंक आ जाए, अच्छा रैंक बेटा आएगा डेफिनेटली, आप लोगों का ही रैंक आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चों आप लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हो और इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हो तो आपका रैंक आएगा डेफिनेटली, नो डाउट। आप ऐसे ही पढ़ते जाइए कंटिन्यूसली। यहाँ पे अपकमिंग क्लासेस हैं पूरी शेड्यूल्ड, आपको पहले ही नोटिफिकेशन आ जाता है। अब हमने लेक्चर सीरीज़ भी शुरू कर दी है बच्चों अलग अलग टॉपिक पे। नोट्स एंड मॉड्यूल्स मीन्स, बेटा नोट्स एंड मॉड्यूल्स आप जैसे स्कूल जाते हो तो आपके नोट्स बनते हैं ना प्रॉपर, तो वही नोट्स आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। या आप जहाँ भी पढ़ते हो आपके नोट्स बनते होंगे, आप नोट्स बनाते हो, लिखते हो, आप कॉपी बनाते हो अपनी, उस कॉपी को आपको पढ़ना है कंटिन्यूसली। और जब मॉड्यूल्स का मीनिंग है जो आपको क्वेश्चन बैंक मिलते हैं, वो क्वेश्चन बैंक आपको सॉल्व करना है, राइट। या आप कहीं से भी बाय करते हो आप मॉड्यूल्स या क्वेश्चन बैंक, वो मॉड्यूल का मीनिंग वो है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब केमिस्ट्री से हम मूव करते हैं फिज़िक्स की तरफ। अब फिज़िक्स में हम पहले देखेंगे जेई मेन और एडवांस्ड की बुक कि ये आपको कैसे हेल्प करने वाली है फिज़िक्स, ठीक। तो बच्चों फिज़िक्स में ये जो मेन और एडवांस के लिए आपकी, मैं पहले बता दे रहा हूँ, चाहे मेन हो चाहे एडवांस हो चाहे नीट हो, राइट। एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है वो फिज़िक्स में बहुत ही प्यारी टेक्स्ट बुक बनाई गई है और उसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से बताए गए हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि बच्चों को समझ नहीं आती है। जब बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो बच्चों को लगता है कि क्या दे रखा है एकदम, समझ रहे हो आप जब बुक खोलते हो एनसीईआरटी, काफ़ी बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए आपको एक मेंटर की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे। तो एनसीईआरटी लेकिन बुक बहुत अच्छी है, नो डाउट। एनसीईआरटी फिज़िक्स की बहुत अच्छी बुक है, आप शायद 2 बार पढ़ोगे तो आपको भी क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। और उसमें एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे अच्छे लिए हुए हैं और इवन एग्जाम्पल्स में कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स भी हैं जिसके रिजल्ट आप याद करोगे तो उसके रिजल्ट भी यूज़ हो जाएंगे जेई मेन और एडवांस में और नीट में भी। और कई बच्चे ऐसे देखो जो नहीं पढ़ते हैं, जो अफोर्ड नहीं करते हैं या कोचिंग वगैरह नहीं जाते हैं, तो उनके लिए भी मैं बुक बता दे रहा हूँ। एक प्रदीप वगैरह आती है जो टेक्स्ट बुक होती है प्रॉपर थ्योरेटिकल, इतनी मोटी मोटी आती हैं वो।
तो उसमें क्या है, चीज़ें एक्सप्लेन की हुई होती हैं अच्छे से। तो कई बच्चों का डाउट रहता है कि सर हम कहीं पढ़ते नहीं हैं, हम केवल स्कूल जाते हैं और खुद से सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सेल्फ प्रिपरेशन जो करता है वो सिलेक्ट नहीं होता है, वो भी सिलेक्ट होता है, ठीक है। सब मैटर करता है बेटा डेडिकेशन पे, कि आपका डेडिकेशन कितना है और आपकी अप्रोच क्या है पढ़ाई को लेके, ठीक। कई बच्चों को पढ़ाई करनी नहीं आती है, ये भी एक होता है कि वो केपेबल होते हैं लेकिन उनको पढ़ाई करने का मेथड नहीं पता है कि पढ़ाई कैसे की जाती है, इसकी वजह से रह जाते हैं काफ़ी बच्चे, ठीक। कई बच्चे क्या होते हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते रहते हैं एंड तक पढ़ते रहेंगे, लेकिन मेन पार्ट जो उनसे मिस हो जाता है बच्चों, वो होता है रिवीजन। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, आपको रिवीजन करना ही करना है। भले ही आप 80% सिलेबस करके जाओ, 80% सिलेबस करो, लेकिन उसका रिवीजन करो ज़रूर। आप 20% छोड़ दो कोई बात नहीं, लेकिन उस 80% को अगर आपने अच्छे से कर रखा है और उसका रिवीजन हो रहा है तो उसमें आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि रिवीजन, हमारे माइंड की टेंडेंसी क्या होती है, जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे हम टाइम के साथ चीज़ों को भूल जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ों को भूलने के लिए रिकॉल करना पड़ता है वापस। तो वापस रिकॉल करने के लिए आपको क्या करना होगा कि रिवीजन करना होगा, फिर आपकी मेमोरी में वो चीज़ रिटेन होने लगेगी थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए, ठीक है। पढ़ाई कैसे करते हैं बेटा, यही बता रहा हूँ पढ़ाई कैसे करते हैं। जैसे आज कोई टॉपिक हुआ तो बच्चे क्या लीनियंट वे में ले जाते हैं और सोचते हैं बाद में पढ़ लेंगे। क्योंकि देखो, आज आप क्लास गए, आपने पढ़ा, जब आप घर पे जाओगे तो आप जब देखोगे ना कॉपी खोल के, तो आपको लगेगा कि अरे ये तो आज ही पढ़ा है, ये हमको आता है, ठीक। ऐसी सेकंड डे होगा, थर्ड डे होगा, फोर्थ डे होगा। जब आप ऐसे 10-15 दिन बीत जाएंगे और फिर आप घर जाके देखोगे कि हाँ आज का पढ़ा हुआ है वो तो आता है, लेकिन जो फर्स्ट लेक्चर था आप जब उसे वापस जाके देखोगे तो आपको वो थोड़ा मिसिंग लगेगा, ठीक है। लेकिन जनरली होता क्या है कि बच्चे ऐसा करते ही नहीं है, बच्चे कंटिन्यूसली पढ़ते जाते हैं, घर पे आके नहीं पढ़ते हैं। तो घर पे आके आपको पढ़ना है बेटा, जहाँ भी आप जा रहे हो, चाहे स्कूल से आओ चाहे कोचिंग से आओ, कहीं भी पढ़ो, आप घर पे आके सेल्फ स्टडी के लिए टाइम दो और रिवीजन करते रहो कंटिन्यूसली। जैसे एक चैप्टर ख़त्म हुआ, मान लो फिजिक्स में हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ख़त्म हुआ, तो 15 दिन की साइकिल बना लो कि 15 दिन बाद मुझे इसको रिवाइज़ करना है पूरा और उस पर कुछ प्रॉब्लम्स करनी है, उसके बाद ही चीज़ें रिटेन हो पाएंगी आपकी मेमोरी में, ठीक है। पेपर में मार्क्स नहीं आते तो अब पेपर में मार्क्स आएंगे। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एस.सी. वर्मा। जैसा कि आप जानते हो एस.सी. वर्मा तो फेमस बुक है जेईई एडवांस के लिए, लेकिन एस.सी. वर्मा आपको कैसे करनी है। देखो एस.सी. वर्मा इतनी अच्छी बुक बनाई गई है, थ्योरी वाइज बहुत अच्छी है और इसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत ही अच्छे लेवल की हैं, बिल्कुल इनिशियल लेवल से। आपको पहले नॉर्मल क्वेश्चंस मिलेंगे कि वैल्यू पुट करो आंसर निकालो, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, थोड़ा मेंस तक पहुंचेंगे, फिर लास्ट के प्रॉब्लम्स में क्या हो जाता है कि एडवांस लेवल पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। जैसे कोई मेंस के लिए तैयारी करता है तो वो सोचता है कि मैं एस.सी. वर्मा कैसे पढूं, ठीक, एस.सी. वर्मा बहुत हार्ड है, नहीं होती, तो कोई बात नहीं, नहीं होती तो आप एक्सरसाइज के लास्ट का पार्ट को छोड़ दो। आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वहाँ पे आप थ्योरी पे फोकस करो और थ्योरी के बाद उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करो और उसमें लेवल 1 और लेवल 2 की जो एक्सरसाइजेस दी हुई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हैं और उसमें वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। तो आप लेवल 1 के क्वेश्चन करो और लेवल 2 के ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है एस.सी. वर्मा में आपको वो करने हैं, ठीक है। उसके बाद आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करिए। बिल्कुल टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज़ के बिना आप समझ लो कि सिलेक्शन होना समझ लो बहुत मुश्किल है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में क्या होता है, आपको एक रियल सिनेरियो पता लगता है कि पेपर में आपको पेपर देना कैसे है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, पहले फिजिक्स करूँ या पहले मैथ्स करूँ, पहले केमिस्ट्री, डिपेंड करता है वो बच्चे के ऊपर कि हो सकता है किसी की मैथ्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है किसी की फिजिक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है कोई केमिस्ट्री में बहुत अपर हैंड रखता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट सीरीज़ देनी है। तो वहाँ से रियल सिनेरियो आपको दिखता है कि हाँ मेरा ये पार्ट स्ट्रॉन्ग है, ये मैं पहले करता हूँ तो मेरा ज़्यादा स्कोर आता है, ठीक। गलतियाँ मुझसे कहाँ होती हैं, मैं क्वेश्चन को मिसरीड कर रहा हूँ या फिर मैं आंसर सही लेके आता हूँ लेकिन ऑप्शन गलत टिक कर देता हूँ, तो ये सारी गलतियाँ आपको टेस्ट सीरीज से पता लगेंगी, ठीक है।
सर पेपर में मार्क्स नहीं आता और फिर डिप्रेस्ड हो जाता हूँ, कितने घंटे पढ़ना है? ठीक है, इन दोनों टॉपिक पे बात करूँगा मैं अभी। सर बोर्ड्स में मार्क्स चाहिए गुरुमंत, बेटा बोर्ड्स में तो मार्क्स आएंगे ही। अगर आप इसके लिए प्रिपेयर करोगे तो बोर्ड्स में तो ऑब्वियसली मार्क्स आने हैं आपके। अगर आप 10th में अच्छे मार्क्स लेके आए हो दैट मीन्स यू आर गुड इन थ्योरी, तो आप 12th के बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स लेके आओगे, इसमें कोई इशू नहीं है। फुल स्क्रीन वीडियो नहीं हो रहा है बेटा, जल्दी होगा फुल स्क्रीन वीडियो, वी आर वर्किंग ऑन इट। फिज़िक्स बहुत हार्ड है, नहीं आता। फिज़िक्स हार्ड है, देखो मैंने पहले मेरा फर्स्ट लेक्चर इसी पे था कि फ़िज़िक्स क्यों हार्ड लगती है। फिज़िक्स हार्ड लगती है केवल और केवल मैकेनिक्स की वजह से। क्रोटोव, देखो बच्चों जेईई एडवांस में मैंने क्रोटोव या इरोडोव का इसमें नाम लिखा है आपके लिए, देखो कहीं भी है इसमें। आपको क्रोटोव और इरोडोव बिल्कुल नहीं करनी है बच्चों, वो ज़माने गए जब बच्चे इरोडोव और क्रोटोव सॉल्व करते थे। एक्चुअली पहले का जो पेपर का पैटर्न था वो सब्जेक्टिव था, वहाँ पे 10 नंबर 15 नंबर इवन 20 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते थे, ठीक है। तो उस समय आपको इरोडोव और क्रोटोव जैसी बुक्स की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन आज का पेपर का पैटर्न ही बदल गया है, तो आपको समय के साथ बदलना पड़ेगा ना। अब जैसे डिजिटल हो गया है, तो आप अभी पोस्ट ऑफिस का थोड़ी ना यूज़ करते हो कि चिट्ठियाँ लिख के भेज रहे हो, आप क्या करते हो व्हाट्सएप यूज़ करते हो मैसेज के लिए। तो ऐसे ही पेपर का पैटर्न बदल गया है। तो पेपर का पैटर्न हो गया 4 नंबर का, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल चॉइस का मल्टीपल करेक्ट, तो इंटीजर टाइप, तो उसके लिए आप प्रिपेयर करो, ठीक है। तो 4 नंबर के क्वेश्चन में वो क्वेश्चन वैसा ही देंगे जो आपसे 2 मिनट में हो जाए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे जिसके लिए आपको आप लगे पड़े हो 1 घंटा हो गया आपका एक क्वेश्चन कर पाए, सिलेक्शन भी नहीं हुआ, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। सर आगे पढ़ते जाते हैं, पिछला भूलते जाते हैं, कोई हेल्पफुल टिप्स दीजिए। बच्चों मैंने अभी बताया रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। कोई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपके लिए, ये आप लिख लो। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे और टेस्ट सीरीज़ नहीं फॉलो करोगे तब तक सिलेक्शन में बहुत दिक्कतें आने वाली है। ये हो सकता है कि आप एक्सेप्शन हो, तो बच्चों देखो एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। हो सकता है 20 बच्चे एक बार में पढ़ते हैं, उनकी मेमोरी इतनी शार्प है कि उनको रिटेन हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो ऐसे नहीं है ना, ठीक है। रीडिंग साथ साथ लगानी है जहाँ पे पढ़ रहे हो आप, उसके बाद नोट्स देख ही रहे हो आप, नोट्स बना रहे हो, उस नोट्स को आप फटाफट देखते जाओ। फोटोग्राफिक रिवीजन होता है कि आपको हर पेज पे पता होगा कि मैंने ये टॉपिक यहाँ पे है, तो इसको फोटोग्राफिक रिवीजन कहते हैं कि आप नोट्स के पेज पलटते जा रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेमोरी में रिटेन होने लगेंगी चीज़ें कि हाँ ये कॉन्सेप्ट यहाँ है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ है, फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट भी रिटेन हो जाता है। तो अब कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपको लेवल 1 लेवल 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करने हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अरिहंत का कॉम्बो सेट आता है 5 बुक्स का, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स बाय DC पांडे। तो इसमें क्या है कि SC वर्मा के आप 2 वॉल्यूम लोगे इतना सा होगा, जब आप ये लोगे तो आपके 5 बुक्स मिला के इतनी हो जाएंगी, जिसको आप पढ़ने पूरा बुक अगर पढ़ने जाओगे बच्चों तो डेफिनेटली आप नहीं कर पाओगे। लेकिन इसमें कर क्या सकते हो, जैसे पर्टिकुलर बच्चे का एक पार्ट वीक होता है, मेरा मान लो ऐसे अगर मैकेनिक्स वीक हो गया, ठीक, मैंने पढ़ा 11-12, लेकिन अभी मुझे क्या है कि मैकेनिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जनवरी में आपका जेईई मेंस है, पता लग जाएगा आपको आपका पार्ट कहाँ पे वीक है। तो आप क्या करोगे, फिर इसमें से आप मैकेनिक्स वाली बुक खरीद लो, उसमें आप पढ़ लो एक बार रीडिंग मार के कि हाँ ये यहाँ पे दिक्कत है मुझे, उस वाले क्वेश्चन को आप फिर उसकी प्रैक्टिस करो, उसमें प्रॉब्लम्स दी होंगी, उसकी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करो, फिर वो वाला टॉपिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपको वो कहते नहीं हिंदी में कि हथौड़ा वहीं मारो जहाँ से चीज़ वीक है तो जल्दी टूटेगी, तो आपके जो टॉपिक वीक है आप उसी पे हथौड़ा मारो ना, जो भी टॉपिक वीक है उसको स्ट्रांग करो, क्लियर है। तो ये वाली हमको स्पेशल कंडीशन में यूज़ करनी है, ये हर समय यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। जो मेन बुक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं बच्चों, मैं बता दे रहा हूँ आपको। NCERT तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। उसके बाद नोट्स एंड मॉड्यूल्स हैं, और फिर कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स है बाय SC वर्मा, ठीक। ये बहुत स्पेशल कंडीशन में यूज़ करनी है। और नीचे सर आई स्टडी इन क्लास 11th, hit soft iron to make it hard, can we do this revision in exam? एग्ज़ाम में रिवीजन आप कैसे करोगे, एग्ज़ाम में तो एग्ज़ाम दोगे ना, रिवीजन कैसे करोगे?
आई एम इन क्लास, कैन आई प्रिपेयर फॉर IIT JEE फ्रॉम नाउ एंड हाउ? आई एम इन क्लास 11। बेटा IIT JEE की प्रिपरेशन 11 से स्टार्ट हो जाती है, और आजकल तो पैटर्न चेंज हो रहा है, तो स्टूडेंट्स 8th 9th 10th में भी IIT JEE की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। वहाँ पे फाउंडेशन क्लासेस के नाम से क्लासेस चलती हैं। तो कोई नहीं, आप 11th में हो, बिल्कुल आप प्रिपेयर कर सकते हो। इवन मैंने भी 11th में ही जब मैं आया था तभी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अपनी। तो अब देखो बच्चों, जो रेड से लिखा है नीचे, ये 42 ईयर्स, ये प्रीवियस ईयर बुक तो बच्चों मस्ट है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो या बायो हो या मैथ्स हो। आपको प्रीवियस ईयर JEE मेंस और एडवांस के प्रॉब्लम तो लगाने ही लगाने हैं फिजिक्स में, आप ये समझ लो। इससे क्या होगा, देखो क्यों लगाने हैं, इवन आप मॉड्यूल्स के बाद सीधे आप यहाँ पे भी जा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। आप प्रीवियस ईयर एडवांस और मेंस के क्वेश्चन भी कर सकते हो। इसका रीज़न है बच्चों, इसका रीज़न मैं बताता हूँ। BM शर्मा काफ़ी बच्चे लिख रहे हैं। बच्चों देखो, BM शर्मा में भी वही फिर 5 मॉड्यूल आएंगे उसके, फिर आपकी लिस्ट मोटी पाइल अप हो जाएंगी बुक। और BM शर्मा नो डाउट बुक बहुत अच्छी है, लेकिन फिर उसके लिए आपको मेंटर की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे फिर आपको दिक्कतें आएंगी, ठीक है। और BM शर्मा स्पेशली एडवांस के लिए है, वो मेंस के लिए नहीं है। तो अगर आपको बिल्कुल देखो, सबसे पहले तो ये डिफरेंस समझो कि रिसर्च में और कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करने में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं 10 बुक की लिस्ट बना दूँ और बोल दूँ कि पढ़ लो, जैसा कि वेबसाइट में लिखा हुआ आता है कि 10-10 बुक की लिस्ट आती है। तो बच्चों 10 बुक आप कैसे करोगे, आप रिसर्च कर रहे हो क्या कि आपको फिजिक्स या मैथ्स में रिसर्च करनी है, एकदम डीप जाना है? ऐसा नहीं है बच्चों, स्मार्ट वर्क करो। कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कंपटीशन के हिसाब से तैयारी करो, ठीक है। कंपटीशन बहुत है। कोचिंग एंड सेल्फ स्टडी, हाँ उसी की बता रहा हूँ बच्चों मैं। सेल्फ स्टडी आपको कैसे करनी है? सर ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा साल बर्बाद हो गया, मैं 11th में हूँ, आगे का क्या करूँ? JEE एडवांस तक पहुँचना है, हेल्प सर। बच्चों मैं बता रहा हूँ सर, कैन वी डू फोटोग्राफिक रिवीजन इन एग्जाम्स? हाँ बेटा, एग्जाम्स में तो बिल्कुल, एग्जाम से 2 दिन पहले और क्या करोगे, फोटोग्राफिक रिवीजन ही करोगे, क्योंकि एग्जाम्स तक तो ऑलरेडी आपका सिलेबस कंप्लीट है, रिवीजन कंप्लीट है, सब कुछ कर रखा है आपने। तो 42 ईयर्स बच्चों जो मैं बता रहा हूँ, ये 42 ईयर्स एडवांस की DC पांडे आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर और 18 ईयर्स के JEE मेंस के प्रॉब्लम्स। देखो इसके पीछे रीज़न है, इसके पीछे रीज़न क्या है, आप किसी पेपर की तैयारी करने जा रहे हो, ठीक है। आपको मान लो आप JEE मेन की तैयारी कर रहे हो, आप डायरेक्ट पेपर देने चले जाओगे क्या? कि आपने एक किताब उठाई, पढ़ी और सीधे पेपर देने चले गए? फिर आप वहाँ जाके क्या होगे, सरप्राइज हो जाओगे एकदम कि अरे ये तो मैंने पढ़ा नहीं, या फिर ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो मैंने किए नहीं है, ठीक। तो इसीलिए ये रिकमेंड किए जाते हैं प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स, जिससे कि जब आप पेपर देने जाओ तो आप सरप्राइज ना हो, आपको ये पता लग जाएगा कि पेपर में क्वेश्चंस वो लोग फ्रेम कैसे कर रहे हैं। क्लियर है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको उस पेपर के बारे में तो जानो जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो वो आपको पता लगेगा प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम से। तो जैसे ही आप प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम आप देखोगे अभी, जो कि जैसा कि मैंने कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे अभी दिखाई थी आपको, तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स थी वो बहुत हार्ड थी क्या? वो कैसी प्रॉब्लम्स थी? बहुत इजी, बिल्कुल कंसेप्चुअल बेसिक लेवल की प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। तो वैसी ही प्रॉब्लम आती हैं। अब वो वाला पैटर्न चला गया कि आपको 2-3 ब्लॉक दे दिए और वो स्लाइड कर रहे हैं एक के बाद एक, फिर ये करो वो करो, वो नहीं आता बेटा पेपर में। वो केवल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए होता था कि पहले 20 नंबर का क्वेश्चन आया तो सॉल्व कर रहे हैं वहाँ बैठ के। अभी ये वाला पैटर्न चल रहा है, इसको फॉलो करो, इसको देखो प्रीवियस ईयर, और इसमें भी ये वाले क्वेश्चन मत करना जो 10-10 नंबर के दे रखे हैं, 15 नंबर के। ऑब्जेक्टिव टाइप और इंटीजर टाइप्स पे जाओ, उसको फॉलो करो और सीखो वहाँ पे वो कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं अब, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। JEE मेन और एडवांस के लिए ये वाली बुक्स हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपको स्पेशल कंडीशन में ही करनी है, ये रिकमेंडेड नहीं है, जब आप वीक हो तभी आपको जाना है इसकी बुक्स पे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। JEE टफ नहीं है, DC पांडे मैकेनिक्स 1 तो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? कैन आई क्लियर JEE मेन इन 3 आवर्स? JEE मेन का कितने घंटे का पेपर होता है?
इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है फिजिक्स की नीट के लिए। ठीक है, जो बच्चे नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बुक्स कौन सी इंपॉर्टेंट है, राइट। हमने एडवांस की बात कर ली है, जेई मेंस की बात कर ली है, केमिस्ट्री में तो देखो बता ही दिया मैंने, वो दोनों के लिए था। यहाँ पे फिजिक्स के लिए नीट के लिए कौन सी फिजिक्स की बुक इंपॉर्टेंट है उस पर डिस्कस करेंगे अब। ठीक, बोर्ड के लिए कोई बुक, बेटा जब आप एनसीईआरटी कर रहे हो तो आपको बोर्ड के लिए कोई बुक की ज़रूरत नहीं है, और जेई मेंस का पैटर्न अब एनसीईआरटी पे ही बेस्ड है बिल्कुल। तो अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो आप बिल्कुल कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट मत डालो, आपके बोर्ड में मार्क्स आने ही आने हैं। ठीक, उसके लिए ये कर सकते हो आपकी सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स की आप थोड़ी और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। आप बोर्ड में क्या है, बोर्ड में मार्क्स लाने के लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ बोर्ड्स के, वो लगा लो, 5 पेपर लगा लोगे, आपके 90% तो वैसे ही आने हैं, कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, जेई की तैयारी हो जाएगी, 11th में हो, 11th में ज़्यादा स्टडी नहीं की तो भी तैयारी हो जाएगी। तो क्या हो गया, अभी 12th तो बचा है ना, और फिर अभी तो जनवरी का पेपर आएगा। मान लो जो अभी 12th में भी हैं उनके लिए भी अभी देखो आपके पास तो एक दोनों हाथ में लड्डू है ना। हमारे टाइम पे तो एक ही पेपर होता था, आपके टाइम पे 2 पेपर हैं और बेस्ट ऑफ 2 स्कोर लिया जाएगा। ठीक है, तो आपके टाइम पे जनवरी में भी होना है, अप्रैल में भी होना है। जनवरी में आपको पता लग गया कि मेरी वीकनेस ये है, तो अप्रैल तक उसको इम्प्रूव कर लो। ठीक, चलो नीट के लिए बच्चों अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बेटा पूरा साल बर्बाद नहीं हुआ है आपका, आप क्यों ऐसा सोच रहे हो कि 11th में पूरा साल बर्बाद हो गया है। आप प्रिपेयर करना शुरू करो, डेडिकेशन के साथ हो जाएगा। ठीक है, चलो नीट के लिए बच्चों देखो फिर से आ गई है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक और एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स। ये नीट वालों के लिए और जेई मेंस वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार है इसके ऊपर। उसके बाद नोट्स मॉड्यूल तो आप फॉलो करोगे ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक नो नीट MTG NCERT फिंगर टिप्स आती है और एक एररलेस बाय UVD पब्लिकेशन आती है। ये फिज़िक्स की जो नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लेवल्स के क्वेश्चन होते हैं बच्चों इन वाली बुक्स में, MTG NCERT फिंगर टिप्स और एररलेस बाय UVD। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, नो डाउट, और बिल्कुल नीट का पैटर्न जो होता है बच्चों, नीट का पैटर्न क्या है, आपको डॉक्टर्स सेलेक्ट करने हैं वहाँ से। ठीक है, तो उसमें क्या है, वो क्विक स्किल्स बच्चे की चेक करते हैं कि बच्चे को क्वेश्चन दिया, उसको आंसर आना चाहिए, क्योंकि देखो 1 मिनट का टाइम है वहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन करने के लिए, तो उसमें होना चाहिए आपका 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है आपको। तो वो क्विक रिस्पॉन्स चेक करते हैं। ठीक है, तो उस क्विक रिस्पॉन्स के लिए आपको नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा करनी है। ये थ्योरी पढ़ो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक और सीधे यहाँ पे आ जाओ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स करने के लिए। या तो आप एनसीईआरटी फिंगर टिप्स ले लो या फिर आप एररलेस ले लो, दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम ही प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारी हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स फिर से आ जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पता लगाने के लिए कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर आपको नीट, AIPMT, एम्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, ये आपको करने हैं सॉल्व। इससे आपको पता लगेगा पेपर में क्या हो रहा है, क्या आ रहा है। और साथ में जेई मेंस की प्रॉब्लम भी करनी है, क्योंकि बच्चों अब जैसा कि नीट और एम्स का अब एक ही पेपर होने वाला है, पहले अलग अलग होते थे, तो एम्स का लेवल जो होता है वो ऑलमोस्ट जेई मेंस के कंपैरेटिव होता है। तो आप जेई मेंस की प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम भी करो। ठीक है, तो उससे लिंक्ड क्वेश्चन भी आने वाले हैं आपके पास। और कई बार तो ऐसा होता है बच्चों, काफ़ी बार मैंने भी देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि इसमें क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं एम्स में। जेई मेन का जो क्वेश्चन है
वही सेम क्वेश्चन एम्स में रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो इसको ज़रूर करो आप। तो ये नीट वालों के लिए टिप थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। अब करते हैं थोड़ी मैथ्स की बात कि मैथ्स में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अब मैथ्स के लिए देखो फिर से यहाँ पे एनसीईआरटी की जो बुक है मैथ्स के लिए, जैसा कि मैंने अपने मैथ्स वाले एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस किया है, जो हर्ष सर आपका वेबिनार लेते हैं, क्लासेस लेते हैं मैथ्स में, तो एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है बेटा वो इम्पॉर्टेंट है केवल और केवल बोर्ड्स के लिए। नो डाउट कि वो आपको थोड़ी क्लैरिटी देंगे कॉन्सेप्चुअल, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स जेई लेवल की नहीं है, ठीक। जैसा कि आपको भी पता है कि जेई मेन हो या एडवांस हो, उसमें मैथ्स का लेवल थोड़ा हाई ही रखते हैं ये लोग, ठीक। तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जो है वो बोर्ड्स के लिए है, सो नो डाउट। तो बोर्ड्स में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पढ़ो, और बहुत ही परफेक्शन के साथ हाई स्कोर करना है, जैसे 95+ आउट ऑफ 100, तो आप एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स जो हैं 11-12 की, ये भी आप प्रैक्टिस करो, ये तो मस्ट है बोर्ड्स के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि मैथ्स में काफ़ी सारे फॉर्मूलेज होते हैं, अनलाइक फिजिक्स की। फिजिक्स में तो क्या है कि कॉन्सेप्ट एक बार समझ लिया तो आप फॉर्मूला खुद वहाँ पे बना भी देते हो, लेकिन मैथ्स में कई बार हम चीज़ें भूल जाते हैं या फॉर्मूले की, तो उसके लिए क्या है, एक हैंडबुक आती है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आपको रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये हैंडबुक आती है बाय अरिहंत, ठीक, अरिहंत पब्लिकेशन की हैंडबुक है मैथमेटिक्स की, इवन सब में ही आती है, केमिस्ट्री फिजिक्स। तो आप ये हैंडबुक खरीद के इसको पढ़ सकते हो, ठीक है, इससे आप रिवीजन कर सकते हो। क्लियर है? तो ये हैंडबुक बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। एम्स लेवल स्ट्रेटजी, सनी सिंह कह रहा है एम्स लेवल स्ट्रेटजी। हाँ बेटा देखो, एम्स फिजिक्स का बेटा बताया ना अभी, आप पीछे जाके देखो, गोपी किशन फिजिक्स का बताया है अभी हमने, आप इसमें थोड़ा पीछे जाइए चैट में, इसमें लाइव स्ट्रीम में आपको दिख जाएगा फिजिक्स का। एम्स लेवल स्ट्रेटजी बिल्कुल सेम है जो जेई मेंस की है एक्चुअली। अब पूरा पेपर कंबाइंड है, नीट का ही पेपर होगा आपका, चाहे एम्स हो चाहे आपको नीट हो, दोनों कंबाइन हो गए। तो जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है वही फॉलो करनी है। केमिस्ट्री के लिए आपको बता दी, फिजिक्स के लिए आपको बता दी, बायो की आने वाली है। अभी पहले मैथ्स डिस्कस कर लेते हैं मेंस और एडवांस वालों के लिए। तो ए दास गुप्ता आती है बच्चों जेई के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, आईआईटी मैथमेटिक्स प्लस करके आती है, 2 आती हैं, एक तो ए दास गुप्ता जैसे आरसी मुखर्जी आती है ना फिजिकल केमिस्ट्री की, वैसे ही है ये ए दास गुप्ता, वो वाली नहीं लेनी है आपको, ये मैथमेटिक्स प्लस करके आती है, ठीक है। तो ए दास गुप्ता आईआईटी मैथमेटिक्स प्लस करके आती है, ये जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इस पे ध्यान देना, मैथमेटिक्स प्लस वाली लेनी है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जेई मेन और एडवांस दोनों के लिए, ठीक। उसके बाद इसमें प्रॉब्लम्स तो हैं ही नो डाउट, और बाकी आप नोट्स और मॉड्यूल फॉलो करोगे। इसके बाद अगर आपको बहुत डीप जाना है, रिसर्च ही करनी है एकदम किसी टॉपिक पे, मान लो कैलकुलस वगैरह पे, तो आप इसमें जा सकते हो। अमित एम अग्रवाल करके एक बुक आती है ये वाली, स्किल्स इन मैथमेटिक्स इंटीग्रल कैलकुलस फॉर जेई मेन एंड एडवांस, और स्किल्स इन मैथमेटिक्स डिफरेंशियल कैलकुलस फॉर जेई मेन एंड एडवांस। ये अमित एम अग्रवाल करके बुक आती है जो कैलकुलस के ऊपर ही बेस्ड है।
तो आपको अगर डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जैसे कैलकुलस तो हर जगह यूज़ होता है आपका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह भी आप बाद में सब इसी से कंबाइन हो जाता है, तो आपको अगर डीप अंडरस्टैंडिंग रिसर्च बेसिस पे जाना है तो आप इस पे चले जाओ। लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि जैसे सारे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वैसे ही आप भी कर रहे हो, वह उसी में से आपको आगे जाना है। ठीक है, टाइम सबके पास इक्वल है, इवन जो फर्स्ट रैंक लेके आएगा उसके पास भी टाइम है, सेम है, और जो सिलेक्ट नहीं होगा उसके पास भी सेम ही टाइम है। ठीक, सिंगेज बुक्स बेटा अच्छी हैं, बस वही है ना, सिंगेज बुक्स में फिर वही डीप में हो जाता है सारा, फिर 5-6 बुक्स आ जाती हैं, फिर वो मेंटर की ज़रूरत पड़ती है, तो उतना आप कर नहीं पाओगे। आप अगर 5-5 बुक हर सब्जेक्ट में पढ़ोगे तो आपको पूरे 2 साल नहीं, आपको 4 साल लगेंगे पढ़ने के लिए उसको। ठीक है, फिर उसके बाद आपको केवल पढ़ना नहीं है, प्रॉब्लम्स भी करनी है खुद से। क्लियर है? तो इसको फॉलो करना है मैथ्स में हमको। ठीक, ए दास गुप्ता को, IIT मैथमेटिक्स प्लस को, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बच्चा कह रहा है सर मैंने 10th के बाद डिप्लोमा किया है CSE ब्रांच से, क्या मैं JEE मेंस दे सकता हूँ? हाँ बिल्कुल दे सकते हो। डिप्लोमा के बाद जाते थे, एक्चुअली पहले क्या होता था, डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाता था। ठीक है, तो बच्चे क्या करते थे, 10th के बाद डिप्लोमा करते थे और फिर सेकंड ईयर में एडमिशन लेके कंटिन्यू करते थे इंजीनियरिंग। तो अभी आप JEE मेंस का पेपर दो, और 12th आप ऐसा कर सकते हो, मैं आपको ऐसा सजेस्ट दे दूंगा, ओपन बोर्ड से आप 12th भर दो और JEE मेंस का पेपर दे दो, आप बिल्कुल दे सकते हो। साथ साथ आप ओपन बोर्ड से NIOS से 12th दे दो। ठीक है, ऐसा काफ़ी बच्चों ने किया भी है, मेरे एक्सपीरियंस में भी कई बार ऐसे बच्चे आए थे कि सर अब डिप्लोमा किया है सर, मुझे JEE मेंस देना है, या फिर 11th-12th में सर अच्छे मार्क्स नहीं आए, मुझे दोबारा से 12th देना है। तो उसमें क्या है कि आप ओपन बोर्ड से आप दे दो 12th, वहाँ पे अच्छे परसेंटेज लेके आओ, साथ में JEE मेंस की प्रिपरेशन करके JEE मेंस का भी दे दो एग्ज़ाम। ठीक है, विल इंस्टासॉल्व प्रोवाइड JEE मेन एडवांस एंड नीट पेपर दिस ईयर? हाँ बच्चों, डेफिनेटली वी आर वर्किंग ऑन एवरीथिंग। जितना भी फीडबैक आता है हम सब पे वर्क कर रहे हैं, और जैसे जैसे अपग्रेडेशन होता जाएगा वैसे वैसे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे लाइव क्लासेस भी आपके लिए यहाँ पे चल रही हैं, वैसे ही आपके लिए मटेरियल भी होगा। ठीक है, अभी तो आपको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलता ही है इंस्टेंट विद इन 30 मिनट्स। प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज तो करनी ही करनी है। JEE एडवांस की मैथ्स की थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, कोई बिल्कुल, ये तो इम्पॉर्टेंट है। एडवांस की मैथ्स ऐसी वैसी नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब ने बायोलॉजी पे, बायोलॉजी के सेक्शन पे बढ़ते हैं। तो बच्चों जैसा कि बताया गया है, NCERT की टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स बिल्कुल मंदिर के प्रसाद की तरह हैं, हाथ जोड़ो और ले लो। ठीक है, और ग्रहण करो उसे, वो आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है। NCERT बुक्स एक्चुअली काफ़ी सारे प्रोफेसर्स मिलके डिज़ाइन करते हैं और बहुत ही अच्छी बुक्स हैं NCERT की, नो डाउट। चलो बच्चों बायोलॉजी का थोड़ा देखते हैं फिर। बायोलॉजी में क्या है, NCERT की टेक्स्ट बुक्स, फिर से वही बात आ गई, ये तो आपको करनी ही करनी है। बायो में तो नो डाउट NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन सारे आप किसी स्टूडेंट से भी पूछोगे, किसी टीचर से पूछोगे, सब कहेंगे कि NCERT तो बहुत इंपॉर्टेंट है, करनी है।
तो बायो केमिस्ट्री की तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज वाइज मैंने आपको ये बता दिया, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो फिजिक्स की एनसीईआरटी भी पढ़ना शुरू करो, जो कि बच्चे नहीं करते हैं। तो अब आप पढ़ो उसको, आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है। प्रदीप पब्लिकेशन की 11th और 12th की जो बुक आती है बच्चों बायोलॉजी की, ये अपने आप में सफिशिएंट है। ठीक है। और एक एस चंद की आती हैं। तो इसमें है क्या, प्रदीप वाली बुक में सफिशिएंट थ्योरी और सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। उसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं प्रदीप में कि आपको नीट की हो चाहे एम्स की हो, और इवन जो स्टेट पीएमटी के भी पेपर्स होते हैं, पहले भी होते थे अभी भी होते हैं, उनके जो भी हैं प्रॉब्लम्स वो सारी इंक्लूडेड हैं इसमें। तो इसमें आप प्रदीप पब्लिकेशन की बायोलॉजी की बुक फॉलो कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। तो एनसीईआरटी और डीप में जाना है तो आप प्रदीप में चले जाओ, और क्वेश्चंस करने हैं वो तो बिल्कुल करने ही करने हैं, वो तो आप प्रदीप पब्लिकेशन उठाओ, वहाँ से क्वेश्चन करो, पीछे सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको। और नहीं तो आप एस चंद की आती है बायोलॉजी की 11th-12th के लिए बाय डॉक्टर PS वर्मा और डॉक्टर VP पांडे, तो आप ये भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है। विल एम्स एग्ज़ाम बी हेल्ड इन दिस ईयर? नहीं बेटा, अभी तो जो आया है नोटिफिकेशन उसके हिसाब से तो नीट ही होगा आप कंबाइंड। एनसीईआरटी इज़ बेस्ट बुक फॉर फिजिक्स, बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। इवन आप किसी टॉपर का इंटरव्यू भी देखोगे तो वो बोलेगा कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी 11th में 12th में। तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जाके प्रीवियस टॉपर्स का इंटरव्यू देखिए, उससे आपको काफ़ी गाइडेंस मिलेगी। ठीक है। उसके बाद जो आती है नो डाउट कि प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स, ठीक है, नीट AIPMT और मेंस, ये तो करनी ही करनी है। प्रीवियस ईयर से आपको पता लगेगा। नीट पेपर स्टैंडर्ड विल बी हाई दिस टाइम, हो सकता है बेटा क्योंकि एम्स कंबाइन हो गया है तो हो सकता है थोड़ा सा नीट का लेवल हाई हो जाए इस बार। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों बायोलॉजी की बुक्स का। केमिस्ट्री प्लीज़ रिप्लाई। केमिस्ट्री के लिए बच्चों दिया है इसमें, आप दोबारा से वीडियो देखना या पीछे आप जाके देखो। केमिस्ट्री के लिए प्रॉपर बाइफरकेट करके ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों ही पार्ट में हमने यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए बुक्स बताई हैं और स्ट्रेटजी भी बताई हैं। ठीक है। मैं तो टॉपर्स के इंटरव्यू देखकर फुल्ली मोटिवेट हो जाती हूँ। हाँ तो बिल्कुल मोटिवेट हो जाइए और अपने आप को भी बिल्कुल एकदम सेल्फ मोटिवेट रखिए हर समय, और पेपर आपके आने वाले हैं तो उसके लिए तैयार हो जाइए। ठीक है। तो बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसा कि यहाँ पे अभी हमारे सारे सब्जेक्ट्स तो हो गए हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन में मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ कि कंक्लूड क्या करना है। पूरा हमने अभी देखा, इस पर डिस्कशन किया 45 मिनट्स। सर 11th क्लास में सिर्फ 2 मंथ्स बाकी हैं, क्या मैं अभी से स्टार्ट करके IIT JEE क्रैक कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। अगर आप इंटेलिजेंट इनफ हो, आप सही कर रहे हो, तो आप बिल्कुल कर सकते हो क्रैक, कोई इशू नहीं है। सर नीट फिजिक्स के लिए 180 लाने के लिए DC पांडे JEE वाली इनफ है? हाँ DC पांडे इनफ है बच्चों। आप देखो उसमें मेन चीज़ होती है प्रैक्टिस, कितना आप प्रैक्टिस करते हो। आप DC पांडे कर रहे हो, DC पांडे से कर लो। जैसा कि मैंने भी बताया कि फिंगर टिप्स और एररलेस में आपको मोस्टली क्या होता है कि नीट लेवल के प्रॉब्लम्स मिलेंगे, तो आपको रियल टाइम पेपर में आपको हेल्प मिलेगी वहाँ से। DC पांडे करना है, DC पांडे कर लो। सर फिजिक्स में फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए यानी 180 में से 180, 180 में से 180 बेटा फिजिक्स में लाना वैसे मुश्किल है, लेकिन बच्चों के आते हैं नो डाउट। काफ़ी 700 मार्क्स भी लेके आते हैं 720 में से नीट में, तो लाने के लिए तो इनफ है। लेकिन उसके लिए आपको ना सारी चीज़ें रिटेन होनी चाहिए मेमोरी में, कॉन्सेप्चुअली भी और फॉर्मूला वाइज भी, तब जाके बच्चों के मार्क्स आते हैं।
हाउ टू टैकल दिस ईयर्स न्यू पैटर्न ऑफ जेई मेंस। अरे ये तो अभी और आसान हो गया है, न्यू पैटर्न तो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए हैं, तो आपके पास टाइम बढ़ गया है क्वेश्चन को देने के लिए, ठीक है। टाइम बढ़ गया नहीं बढ़ गया, पहले कितने क्वेश्चन आप देते थे, अब आपके पास 15 क्वेश्चंस कम हो गए हैं टोटल पेपर में, तो वो 15 क्वेश्चन में जो आप टाइम इन्वेस्ट करते वो अब आप इसमें करोगे बचे हुए क्वेश्चंस में। तो ये तो आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, आपको तो एक्साइटेड होना चाहिए। सर मैं कोचिंग में नहीं पढ़ता हूँ, इसीलिए तो बच्चों बुक बता रहा हूँ मैं। आप कोचिंग में नहीं पढ़ते हो तो आप ये बुक्स फॉलो करो, आप खुद भी कर सकते हो, और काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो क्रैक करते हैं बिना कोचिंग के भी। इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, इंटीजर टाइप क्वेश्चन ही तो आसान होते हैं, उसमें सॉल्यूशन आ जाता है आसानी से। हमारे टाइम पे भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुए थे नए नए जेई एडवांस में, तो हमारे टाइम पे तो आसान क्वेश्चन आए थे इंटीजर टाइप में, आपके टाइम में भी इजी आएंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम है। तो बच्चों इसको थोड़ा सम अप कर लेते हैं, हमने क्या आज इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों की, आप जो पढ़ रहे हो उसको आपको डेली पढ़ना है दोबारा, जब आप पढ़ के आए स्कूल से या कहीं से भी आप पढ़ के आए उसको आपको घर पे आके रिवीजन करना है। नेक्स्ट डे आपने दोबारा पढ़ा, आपको दोबारा घर पे आके रिवीजन करना है, ठीक है। जैसे जैसे आपका टॉपिक चलता जा रहा है, मैं एक एग्जांपल लेके चल देता हूँ। मान लो आपका मोशन इन 2 डायमेंशन चल रहा है, ठीक, प्रोजेक्टाइल मोशन, तो मोस्टली 3 to 4 क्लास में इसके कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स और थ्योरी पार्ट सारा कवर अप हो जाता है। तो आपको वो 3 to 4 डेज ना पूरा मोशन इन 2D स्टार्टिंग से लेकर एंड तक डेली देखना है कि आज हमने ये पढ़ा, कल ये पढ़ा था। फिर तीसरे दिन आप पढ़ोगे, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन का रिवीजन। तो इससे क्या होगा कि आपकी रिटेनिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी माइंड की कि आपको रिटेन करने में बहुत आसानी होगी। बाद में क्या होगा, जब आप मान लो उसके बाद न्यूटन्स लॉ पे आप बढ़े, तो न्यूटन्स लॉ का फिर दोबारा से यही फॉलो करना है लास्ट तक, जब तक टॉपिक एंड नहीं हो रहा है तब तक हमको न्यूटन्स लॉ स्टार्टिंग से एंड तक रिवाइज करना है। और डेली अगर आप 15 प्रॉब्लम्स भी लगा लोगे, 15 to 20 प्रॉब्लम्स मोर देन सफिशिएंट है बच्चों। आप कैलकुलेशन करके देखना इसके हिसाब से कितनी प्रॉब्लम हो जाएंगी एक टॉपिक पे केवल, ठीक है। सर मेरा 11th बर्बाद है, मैं क्या करूं, 11th बर्बाद है तो बच्चे रिवीजन करो। प्रदीप बायोलॉजी में बहुत गलत लिखा है, एनसीईआरटी है प्रदीप है। देखो हर बुक में कहीं ना कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक, टाइपिंग एरर बच्चों होती है, ठीक है। तो इतना गलत नहीं होता है कि आपका पूरा सिलेक्शन ही रुक जाएगा, ठीक, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। वरना मार्केट में बुक ही नहीं आती। ऑब्वियसली बुक कोई करता है तो काफ़ी सारे फैकल्टीज़ मिलके डिज़ाइन करते हैं बुक को, और उसके बाद बुक टेस्ट के लिए भी जाती है, क्वालिटी चेक भी होता है, उसके बाद बुक आती है मार्केट में, ठीक है। तो बच्चों जो जैसा कि हम बात कर रहे थे, हमको रिवीजन कंटिन्यूसली करना है, उसके बाद साथ साथ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम लगाते जानी है। जैसे ही हमारा टॉपिक ख़त्म होता है प्रीवियस ईयर उठाओ, लगाओ। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है, मस्ट है टेस्ट सीरीज़, वो आप पे डिपेंड करता है, आप कहीं की भी ज्वाइन करिए टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ मस्ट है, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ से ही रियलिटी पता लगती है, आपको पता लगेगा कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हो, ठीक। वहाँ पे प्रॉपर रैंकिंग आएगी, आपकी एनालिसिस आएगी कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे, कितने गलत थे, किस क्वेश्चन पे आपने ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया। तो उससे आपको ये पता लगेगा कि मुझे ईगो पे नहीं लेना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है उसको जाने दो, उसी सेम टाइम उस पर दिमाग नहीं लगाना है हमको। नेक्स्ट तुरंत बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पे। कैलकुलस के लिए बेस्ट बुक अभी बताई थी अमित एम अग्रवाल, कैलकुलस के लिए बेस्ट बुक है, लेकिन वो बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो आपको अगर बहुत ही डीप पढ़ना है तो आप पढ़ लो। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी इंपॉर्टेंट, कि आपको रिसर्च और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको कॉम्पिटिटिव अप्रोच ही अपनानी पड़ेगी, आपको रिसर्च वाली पीएचडी वाली अप्रोच नहीं अपनानी पड़ेगी कि मुझे 5 साल का टाइम है, मैं पीएचडी कर रहा हूँ आराम से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसमें टाइम नहीं है आपके पास, आपको स्कूल में भी परफॉर्मेंस देनी है, सिलेक्शन भी करना है, टाइम मैनेजमेंट भी करना है।
तीसरी चीज़ जो मैंने बताई थी इम्पॉर्टेंट बच्चों, वो फोटोग्राफिक रिवीजन की। जो भी आपके नोट्स हैं उसको आप कंटिन्यूसली देखना है आपको। आप स्कूल जाते हो, आपके पास खाली टाइम होता है काफ़ी, तो कई बार ऐसा होता है कि फैकल्टी नहीं आया तो क्लास नहीं हुई, तो उस टाइम अपनी बुक जो नोट्स आपने बनाए हैं प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स, उसको आप उसके आप पेजेस को देखते जाओ, तो उससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है, सिंगेज नो डाउट बहुत अच्छी सीरीज़ है, इवन चाहे वो मैथ्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिज़िक्स हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको फिर मेंटर की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप प्लीज़। और बच्चों ऐसा एक डाउट मेरे पास कई बार आता है कि बच्चे पूछते नहीं है, पर्सनली पूछते हैं। ऐसा फीडबैक मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि बच्चे कई क्लास में नहीं पूछते हैं या फिर से शर्माते हैं कि अरे मेरा दोस्त क्या सोचेगा कि इसको ये नहीं आता है। ऐसा नहीं होता है बच्चों, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है आपके पास, जो आप फैकल्टी के सामने बैठ के पढ़ रहे हो, एक प्रिपेयर कर रहे हो कंपटीशन के लिए, उसके बाद आपको ये चांस नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 4 साल हैं आपके पास, आप 4 साल प्रिपरेशन ही करते रहोगे। आगे लाइफ में इंजीनियरिंग भी करनी है, डॉक्टर भी बनना है, तो कोई भी डाउट हुआ करे बच्चों डायरेक्टली पूछा करो, कभी भी मत शर्माया करो किसी भी डाउट के लिए। क्लास में ही पूछो फैकल्टी से, ठीक है। क्लास में नहीं हो रहा है तो बाद में जाके तो पूछो ही पूछो, डाउट क्लियर करो अपने। सबसे बड़ी जो गलती हम लोग करते हैं बचपन में 11th-12th में कि हमारे डाउट ही क्लियर नहीं होते हैं। तो डाउट क्लियर नहीं होगा तो फिर आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो कंपटीशन के लिए। सर मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया, क्या करें? तो ये तो गलती की, नोट्स नहीं बनाया। हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल बने होने चाहिए, उससे माइंड में इंप्रेशन जाता है। एक तो आप लिखोगे उसका इंप्रेशन जाएगा, आंखों से देखोगे उसका इंप्रेशन जाएगा, फिर नोट्स को जब रिवाइज करोगे तो बोलोगे, फिर सुनोगे, तो कितनी जगह से माइंड में इनपुट जा रहा है। तो जितनी ज़्यादा जगह से माइंड में इनपुट जाएगा उतना ही डीप इंप्रेशन आपके माइंड में होगा चीज़ों का, फिर आपको रिटेनिंग में फिर आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं बच्चों, जिससे बच्चे सिलेक्ट होते हैं। देखो 15 लाख बच्चे देते हैं और आपको भी पता है कि 20,000 तक ही सिलेक्ट हो पाते हैं जो IITs और NITs में जाते हैं। तो वो 20,000 वाली जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। सर सेल्फ स्टडी से JEE मेन क्रैक होगा कि नहीं? बिल्कुल, करने वाले करते हैं बच्चे, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, करने वाले करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बट मेरा अप्रोच हमेशा से PhD वाला ही रहता है। कोई भी टॉपिक को काफ़ी देर तक समझती हूँ जिससे काफ़ी देर लग जाती है। हाउ टू चेंज माई अप्रोच फॉर कॉम्पिटिशन? तो यही तो मैं बता रहा हूँ कि PhD की अप्रोच नहीं रखनी है। यू आर नॉट डूइंग PhD, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिशन। आप टॉपिक को समझते जा रहे हो, इसका मतलब आपको पता लग गया ना कि आपको कॉन्सेप्चुअली टॉपिक क्लियर नहीं है। तो आप जहाँ पढ़ रहे हो स्कूल में या कहीं भी, तो आप वहाँ जाओ और उस टॉपिक को दोबारा बोलो कि सर मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया, प्लीज़ रिमूव माय डाउट। तो डाउट रिमूवल सेशन लगवाओ बच्चों। आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे? आप पूरा पूरा दिन एक टॉपिक पे वेस्ट करोगे, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। यही तो मैं अप्रोच बता रहा हूँ आपको कि ये आपको कंटिन्यू रखना है। आपको नहीं समझ आया, टीचर के पास जाओ, समझो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो बच्चों यही मैं बता रहा हूँ आपको। और इसमें क्या है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, घर जाके मिनिमम 2 to 2.5 आवर्स आप सेल्फ स्टडी को दो, मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि कोचिंग में भी पढ़ रहे हो, स्कूल में भी पढ़ रहे हो, 4-5 जगह आप वैसे ही पढ़ रहे हो, आपके पास टाइम भी नहीं है, प्रेशर भी ज़्यादा है। तो 3 आवर्स मोर देन सफिशिएंट है। रिवीजन करना है, 10 प्रॉब्लम लगानी है, बस इतना कर लो। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और रिटेन करो मेमोरी में, ठीक है। रिवीजन करते रहना बस, ठीक। तो आज के लिए बच्चों फिर चलते हैं, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास अपनी 28 नवंबर को होगी, जिसमें हम ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बाय। कोई डाउट हो इसमें तो अब ये वीडियो आप दोबारा से स्टार्ट कर लेना। अभी अभिलाष सर का लेक्चर है नया न्यूटन्स लॉस पे, तो बच्चों उसके लिए 9:30 बजे एकदम आ जाइए। जब तक खाना पीना खा लीजिए, तब तक के लिए चलते हैं फिर, बाय बाय।